नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब एक के बाद एक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए हम एमएलएज को आमंत्रित कर रहे हैं। अब अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। नवंबर में पता चल जाएगा अब की बार किसकी सरकार और कौन बनेगा एमएलए। तो ये वक्त है लेखा जोखा का, ये वक्त है हिसाब किताब का। किसने क्या वादे किए, कितने पूरे किए, नहीं किए, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब कुछ। अब आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया है जो हरियाणा के बड़े चर्चित विधानसभा क्षेत्र यानी हलके से आते हैं। 96 के आसपास, 1996 के आसपास आईएनएलडी के साथ जुड़े, बड़े एक्टिव थे। अब भी बहुत हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं। तब तो माशाल्लाह और ज़्यादा थे। युवा मोर्चा के अध्यक्ष हो गए। 2004 के आसपास ये बीजेपी में आ गए। चश्मा छोड़ा, कमल का फूल पकड़ लिया। हालांकि 2004 में बीजेपी का कोई खास जलवा था नहीं, लेकिन ये बीजेपी से मोहब्बत हुई, ये आ गए। लेकिन बीजेपी वालों को इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं हुई। 2009 में टिकट नहीं दिया, 2014 में भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, फिर जिला अध्यक्ष भी बन गए। अब 2019 में टिकट मिला और जीत गए। अब एक ऐसी सीट है, एक ऐसा हलका है, और आपको पता है कि अगर बीजेपी की सरकार पहले टेन्योर में या दूसरे टेन्योर में चली तो वो जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट के बदौलत चली। कोसली से आते हैं ये एमएलए साहब, नाम है लक्ष्मण यादव। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी आपका। धन्यवाद जी। तो आप तो हाई प्रोफाइल सीट से आते हैं, हाई प्रोफाइल लोग वहाँ, एक अनार 100 बीमार, एक कोसली, और कई दौड़ में लगे हुए हैं टिकट के लिए भी। सबसे पहले तो मैं जनता टीवी के दर्शकों को प्रणाम करते हुए, और ठीक बात है कि मेरी कोसली विधानसभा एक पूरा ग्रामीण अंचल की सीट है और कोई शहर बड़ा नहीं है। और आपने देखा मुख्य 5 चीज़ें ही फोकस में रहती हैं जो जनरल सब के लिए, चाहे वो शिक्षा है, चिकित्सा है, बिजली है, पानी है। तो फिर वो मैं आपका शुरू ही कर देता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा है कि शुरू के 2 मिनट हम अपने मेहमानों को देते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने आए हैं, और बिना किसी टोका टोकी के 2 मिनट में आप अपनी उपलब्धि, अपना लेखा जोखा पेश कर सकते हैं। 1.5 मिनट पे मैं आपको घंटी बजाकर अलर्ट करूंगा कि 30 सेकंड बच गया है। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, कोसली के जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया 2019 में और 39,000 के लगभग में जीत के आया। और आपको पता है, जब से निरंतर मेरा फोकस मुख्य रूप से जो आम आदमी की ज़रूरत है, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोड कनेक्टिविटी, और मेरा जब ग्रामीण अंचल है तो किसानी क्षेत्र है, तो किसान का समय समय पे कहीं ओलावृष्टि है, कहीं बीमा का है, कहीं बिजली का है, कहीं पानी का है, तो सारा, कहीं कनेक्शन ट्यूबवेल का है, तो वो सारा चलता रहा है निरंतर। जब सबसे पहले, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी खारी पानी का है और कल्लर पानी है और गहरा पानी है, तो सबसे पहले मैंने सरकार में जाते ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमारा क्षेत्र पानी की किल्लत से है, SYL का तो पता नहीं कब फैसला आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो वर्तमान पानी है उसका हिस्सा हमें मिले। तो उन्होंने इस बात को संज्ञान लेते हुए, और जब अधिकारी बुलाए, उनसे बात की कि भाई पानी कैसे बढ़ेगा, तो अधिकारियों ने बताया कि उस क्षेत्र में नहरों की कैपेसिटी उतनी नहीं है जिसमें हम पानी बढ़ा सकें। तो आज आप देखेंगे हमने 190 करोड़ के आसपास नहरों को पहले दुरुस्त कराया, उनको चौड़ा कराया, पक्का कराया, गहरा कराया, और मेरे क्षेत्र की सारी नहरें आज कंप्लीट बन चुकी हैं। और उनका फ़ायदा हमें ये हुआ
कि हमें 210 क्यूसिक पानी जो था JLN का वो आता था, आज हमारा उसमें 650 क्यूसिक पानी आ रहा है। और महेंद्रगढ़ कैनाल भी मेरे को लगती है, महेंद्रगढ़ कैनाल का भी 450 पानी था, लेकिन आज 1150 क्यूसिक पानी, उसमें भी पानी बढ़ा है और पानी की मात्रा बढ़ी है तो नहरें भी पक्की हुई हैं। जी चलिए, खैर ये आपको सुन रहा था, आपने पानी पे बहुत काम किया। अगर 2019 के रिजल्ट को अगर ध्यान में रखें तो 52% के आसपास आपको वोट मिले, यानी 50% से भी ज़्यादा, 52% वोट मिले, 38-39 हज़ार से आप जीत गए। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी कैंडिडेट को कोसली से 75,000 की लीड मिली। लेकिन 2024 में वो लीड सब खत्म हो गई और कांग्रेस 2 वोट से ही सही वो आगे निकल गई। कहाँ 75,000 की लीड और कहाँ बराबरी पे आ गए। अब 2024 में हम विधानसभा चुनाव के लिए खड़े हैं, उसके मुहाने पे खड़े हैं। ये आपके लिए चिंता का कारण है क्या? देखिए, इस बार जो पार्लियामेंट का चुनाव था, निश्चित तौर पे अपोजिशन ने एक नैरेटिव तैयार किया, संविधान को ख़त्म कर देंगे, संविधान आरक्षण को भी ख़त्म कर देंगे और 400 पार इसलिए चाहिए। तो एक नैरेटिव तैयार हुआ। और आपको पता है, सत्ता में बैठे हुए लोग, जबकि मेरे देश के प्रधानमंत्री हर मंच से कह रहे थे कोई आरक्षण ख़त्म नहीं होगा, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों पे कम विश्वास करते हैं, अपोजिशन वालों पे जनता जनार्दन ज़्यादा करती है। हम 10 ये साल से असली कारण है लक्ष्मण जी, या जो करिश्मा, जो चमक, जो एक अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे धीमा फेंट होने लगा, उसकी रंग उतरने लगी, या कैंडिडेट से परेशानी थी? ये बीजेपी के हर लोग संविधान की बात करते हैं, आप भी ज़मीन पे रहते हैं, हम भी ज़मीन पे रहते हैं सर। मैं तो कहता ही हूँ कि मैं सड़क छाप पत्रकार हूँ। क्या वो कारण था या दूसरे कारण थे? बहुत सारे कारण थे, एक कारण नहीं होता है। ये मुख्य कारण ये था, लेकिन और भी बहुत सारे कारण थे। कैंडिडेट ठीक थे? कैंडिडेट तो ठीक राव ही साहब जब का सरकार- पूरा समर्थन था कैंडिडेट को? अब पार्टी का तो सारा ही समर्थन था, सबका ही समर्थन था। हमने भी 22 दिन में 3 रैलियां कराई। एक बार मुख्यमंत्री हरियाणा की कराई गोठड़ा में, दूसरी रैली हमने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की कराई बेरली में, तीसरी रैली गडकरी जी की उसमें राव साहब भी थे, कोसली में कराई। तो 22 दिन में 3-3 रैलियां परफेक्ट हुई और अच्छे से कार्यकर्ताओं ने सबने काम करा। तो ये इतनी ताकत लगाने के बाद 75,000 से आगे बराबर पे, मतलब 2 नीचे चले गए। देखिए, इस बार चुनाव का मैंने कहा ना, अगर 8500 रुपये आएंगे, लाख रुपए खटाखट आएंगे, तो एक भ्रामक प्रचार जो हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो तो अरविंद शर्मा जी का जो हुआ है ना, लक्ष्मण यादव का क्या होगा? लक्ष्मण यादव का तो जनता जनार्दन फैसला करेगी। वो तो सबका करेगी। हाँ, तो अरविंद शर्मा का भी कर दिया जनता जनार्दन ने। हाँ, ये तो जनता के हाथ में ही है। हम तो जनता की उसके लिए आए थे। जनता जनार्दन तय करती है जनता मिट्टी के जर्रे को आसमान में चमका दे और चमकते उस तारे को जनता जनार्दन लक्ष्मण जी तय करती है कि नेताजी जीतने, मतलब रिजल्ट के बाद विजय जुलूस निकालेंगे या जनता उनका जुलूस निकाल देती है। ये तो देखिए, आज जागरूकता है प्रजातंत्र में, ये सब होता है। पूछ रहा हूँ और प्रजातंत्र में होना भी चाहिए। मैं इसलिए सबका अधिकार भी है कि 2019 में 75,000 की लीड, उसके बाद लक्ष्मण यादव 38-39 हज़ार से लीड, अब ये हो गया 2 वोट नीचे, तो अब आगे क्या होगा? देखिए, इस बार पूरे हरियाणा में ही जो भ्रामक प्रचार हुआ तो हम 5-5 पे आ गए। और आप देख रहे होंगे सारी पार्लियामेंट हम 3-3 साढ़े 3-3 लाख से, मैं भिवानी महेंद्रगढ़ का प्रभारी था इस चुनाव में, तो हम 4,43,000 से पिछली बार जीते थे। इस बार हम 43,000 से ही जीते हैं। तो सब जगह ही था, ये पूरे उसमें ही देश और प्रदेश में एक माहौल तैयार किया गया था। मतलब बीपी वगैरह सब लोकसभा चुनाव के बाद बीपी कंट्रोल में है ना? ये सिर्फ निश्चित तौर पे सब कुछ कंट्रोल में, सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है, हमारे समाचार संपादक हैं वरुण, वो आपसे सवाल करेंगे। मैं अगला सवाल करूं उससे पहले ये जो 75,000 वाले पे मुझे एक बात याद आ गई, मैं वो करना चाह रहा हूँ कि 2019 में 75,000 की जब लीड थी तब बीजेपी के विधायक थे वो विक्रम सिंह ठेकेदार,
और 2024 में जब 2 की कम रह गई तब विधायक हैं लक्ष्मण यादव। तो ये तो पिछली बार जो व्यक्ति था उसकी मेहनत रही है, इस बार वाले चेहरे पे भरोसा नहीं है? सब कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है, कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता, सब लोग लगते हैं अच्छे से, तो जब भी ये हार जीत में कन्वर्ट होती है। चलिए सर, मैं अगले सवाल पर आता हूँ। सवाल ये कि कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है कई जगह, आपने खुद माना है कि लाखों की लीड कुछ हज़ारों में बदल कर रह गई है, लेकिन ये जो गुरुग्राम है, भिवानी महेंद्रगढ़ है, और जैसा शशि जी ने शुरू में कहा था, बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनवाने में इधर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। ये अहीरवाल बेल्ट में खतरा आ गया है, ये मान रहे हैं आप? वो वाली बात नहीं रही है पहले वाली? बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, और निश्चित तौर पे अहीरवाल की सारी सीटें फिर से विधानसभा में जीतेंगी। इसको तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आज हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहरा रहा है। आप सारी सीटों पे देखेंगे बारीकी से, हम पार्लियामेंट में भी जीतते हैं। गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़, सब और आपके जगह यहाँ जीते पे हैं। वोट कम हो गया, आप कह रहे हैं परचम लहरा रहा है। भाई हमारे 4 महेंद्रगढ़ की सीटें थी, चारों हम जीते हैं। रेवाड़ी की थी, गुड़गांव की थी, हम सारी जीते हैं। यही दक्षिणी हरियाणा है मुख्य रूप से। ठीक है। अब ठीक है, भिवानी से उधर नहीं जीते, वो एक अलग कारण है, लेकिन हमारे यहाँ ठीक है सब, मतलब सब ठीक ठाक है। आता हूं मैं उस ठीक पे भी ठाक आता से भी हूं। बहुत अच्छा है। ठीक है। कोसली से एक मनोज कोसलिया हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो जरा आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, जरा सुनिए उनको। विधायक की बात करेंगे तो विधायक हमारी विधानसभा में पिछले 5 साल से नदारद है। लोग बाग उनको ढूंढ रहे हैं, और मेरे ख्याल से लोगों ने अब शायद पोस्टर भी लगा देंगे गुमशुदा की तलाश के। और विधायक जी हमारी विधानसभा में पूरी तरह से दर्शन ही नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो फ्लाईओवर की है, जो कोसली विधानसभा के लिए एक आंखों में कड़क गिर जाती है, वैसा है। 1.5 साल का टेंडर दिया था, 1.5 साल में हम इसको पूरा करके दे देंगे, और 2 साल हो चुके, अब तक कोई काम नहीं हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि अगले 3 साल भी काम नहीं होगा। लोग बाग, पूरा क्षेत्र इतना परेशान है इससे, एक फ्लाईओवर से, और पूरी विधानसभा उनके कामों से परेशान है। ठीक है, ये आपने सुन रहा था, मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं, जवाब मैं दे इसका दीजिए। जवाब दे देता हूं। एकदम। इनकी जड़ों में तो कांग्रेस का ही हाथ है। तो 2012 में जो पुल बना और वो 2 साल में टूट के धराशायी हो गया, वो तो मैं आया तो शुरू में ही जब मैं उसके नीचे भाषण दे रहा था, बन के आया तिरंगा यात्रा में, हाँ। तो किसी ने उस पर कमेंट्स डाल दिया, अभी अभी नए नए बने, इनको क्यों पुल के नीचे दबा के मारना चाह रहे हो। तो मुझे उस दिन से बड़ा सीरियस था इस मामले में, अगर भाई इसकी चेकिंग कराई जाए। और चेकिंग में आपने देखा कि बीच में कोविड आ गया था और किसान आंदोलन भी था, मशीनें नहीं पहुंच पाई थी, तो उस चेकिंग की रिपोर्ट भी हमने 65 लाख रुपए चेकिंग के दिए, और चेकिंग की रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि आपको पता है उसमें कांग्रेस के लोग जुटे हुए थे, जो ठेकेदार फंस रहे थे, जो अधिकारी फंस रहे थे। तो रिपोर्ट उसकी 2 साल में आई। अब 2 साल में जब 1.5 साल में जो रिपोर्ट आई, तो उसका तो अब बिना रिपोर्ट के तो कोई तोड़ नहीं सकता पुल। तो इसलिए उसकी जड़ों में भी कांग्रेस का भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। उसकी जड़ों में भी उन ठेकेदारों से क्या लिया वो कांग्रेस हिसाब दे। जैसे हुड्डा हमसे हिसाब मांग रहा है तो उसको देना चाहिए इस बात को। और फिर जब पुल तोड़ने लगे, हमने ठेका छुटवाया, तो उसमें यही सब लोग थे जो राजनीति कर रहे थे, वह अंडरपास बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। डिले का कारण भी कुछ लोग इन्हीं तरह के थे। और जब पुल तोड़ रहे थे तो उसके पिलर भी टूट गए, पिलर भी इसी तरह थे। हमने कहा दोबारा ये शिकायत ना आए। जब पिलर की टेस्टिंग के लिए भी फिर दिल्ली लैब को भेजा गया, और पिलर अब वो दोबारा हम पिलर बना रहे हैं, और काम उस पर तेज़ी से चालू है। और जैसे मैं ये कह रहे हैं कि 1.5 साल 3 साल और लगेंगे, 3 साल नहीं लगेंगे, उसमें बहुत जल्दी उस पर काम हो रहा है। काम नहीं रुका उसका एक दिन भी। हमने अलग से, जब रिपोर्ट भी नहीं आई थी उससे पहले से, हमने उसके बीम पहले तैयार कराए और उसकी प्रलिन पहले तैयार कराई, तो आज वो काम चल रहा है। अब जब उसकी जड़ों में ये है, भ्रष्टाचार तो इन्होंने करा है, तो हम तो उसमें सुधार में लग रहे हैं। एक यही काम नहीं, इन्होंने कॉलेज बनाया था गुरावड़ा में, उसकी भी धराशायी, उसकी भी बिल्डिंग हमने ठीक कराई, डेंट पेंट करके उसको रिपेयर करा के। इसी तरह से इन्होंने PHC बनाई थी बउआ की, उसका भी लेंटर ख़त्म हो गया। इसी तरह से नाड़ कॉलेज की बनाई थी, इसी तरह से ITI की बनाई थी। आज हमने वो छज्जे उज्जे तुड़वा के दोबारा इनके जो काम करे हुए हैं, आज उनको हमने डेंट पेंट पट्टी करके चलाना पड़ रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उसके पीछे छुपा था।
और वो आपका फोटो लेकर के डेंट पेंट कर करके नीचे गुमशुदा लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि गुमशुदा का मैंने पोस्टर कहा ना लगवा देंगे। प्रजातंत्र में कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी पे बंदिश नहीं है। हाँ। तो इसलिए और ये तो अभी आए ही नहीं है, किसी ने सिखा दिया होगा। जब पब्लिक में आएंगे जब पता चलेगा। कल भी मैं 6 उद्घाटन करके आया हूँ, 6 शिलान्यास कल के करके आया हूँ, और आपको 1150 करोड़ रुपए के काम करें मेरी उंगलियों पे है। नहीं आया होता, नहीं गया होता तो इतने उद्घाटन थोड़ी कर देता मैं। ठीक और है। हल्के में ही करे, मैंने इनकी तरह इटली में थोड़ी करे। ठीक है, अगला सवाल सचिन करना चाहेंगे। लक्ष्मण जी, मेरा सवाल विकास के मुद्दे को लेकर है। आपने अभी विकास की तमाम बातें सामने रखी और पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ा कि हमने जो उनके रुके हुए काम थे, आधे अधूरे काम थे, उन्हीं को हमने आगे बढ़ाया है और उनको सही करने का काम किया है। लेकिन ये मेरे सवाल के साथ साथ विपक्ष का सवाल भी है, आपके हल्के की जनता का सवाल भी है। जो सिविल हॉस्पिटल है कोसली का, विपक्ष कह रहा है कि अस्पताल तो खुद ही बीमार है, क्या मरीजों का इलाज करेगा। जनता परेशान है, जो इलाज कराने के लिए मरीज पहुंचते हैं उनको कोई अच्छे से एड्रेस नहीं करता, दवाइयां बाहर से लिखी जाती हैं। ये कोई कारण नहीं है। जब मैं आया था, मैं आया हूँ 19 में, उस समय 1.5 डॉक्टर था। कितना था? 14 की पोस्ट थी, 1.5 डॉक्टर था। और उसके बावजूद भी आज उसमें 14 के 14 डॉक्टर पूरे हैं और 50 बेड का वो हॉस्पिटल था, कोई बेड नहीं था। ये आके मैंने करवाए हैं, टीबी का पोर्शन मैंने उसमें कराया है। और आपको ताज्जुब होगा, कोविड में कोई बाहर नहीं निकल रहा था, ना वहाँ एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस का प्रबंध कराया, ना वेंटिलेटर था मैंने, ना बायोपैप थी वो मैंने कराया, ना ऑक्सीजन प्लांट था वो मैंने वहाँ पे लगवाया। तो ये, और जहाँ भोजन की ज़रूरत थी उस समय कोविड के समय हमने वैन वहाँ प्रोवाइड कराई, भोजन ले लेके खुद जाते थे। कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा था उस समय, सबको भयभीत था। केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ बाहर खड़ा था और अपना चाहिए किसी तरह से भी। मैं खुद कोविड वार्डों में गया हूँ, मैं खुद आइसोलेशन वार्डों में गया हूँ। ऐसा कोई कहना कोई आसान थोड़ी है। किस तरह की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने वहाँ काम किया है। कहना तो लाछन किसी पे लगा लो कभी भी, ठीक है। इसके लिए कोई परमिट थोड़ी लेना पड़ता है। और अगला सवाल करना चाहेंगी दीक्षा जी। जी यादव जी, आपने शुरुआत में पानी की चर्चा की कि आपने पानी की सुविधा बहुत दी गांव वासियों को, ग्रामीणों को, लेकिन पानी आपको नहीं लगता कि ज़्यादा ही हो गया? क्योंकि आपके क्षेत्र में बात की जाए तो 138 गांव हैं और उसमें से एक गांव है कारोली, जहां पर पिछले महीने बांध टूट गया, जिसके बाद लोगों का ये सवाल है कि बांध टूट गया लेकिन आपने कोई सुध नहीं ली। पहले जब तक आप विधायक नहीं थे, जब तक तो आप बहुत सुध लेते थे, बहुत समझते थे कि आखिर क्या समस्या है, लेकिन जब समस्या हकीकत में हुई तो आप वहीं नहीं पहुंचे। आपका अच्छा सवाल है, ठीक बात है। एक वो जो हमारी नहर है वो 2 पंप हाउसों से जुड़ी है। कई बार दोनों में बिजली बराबर ना आने की वजह से एक मोटर तो काम करती है, दूसरी नहीं करती। अगर दोनों कंटिन्यू चलती रहे तो वो स्थिति नहीं बनती। ऐसा हमने बहुआ की लैंड लेके उसमें 25 एकड़ में पूरा पानी, जो इस तरह का जो बहाव आता है, ज़्यादा पानी आता है तो वो पानी वहाँ उतर जाता है। और वो इससे पहले भी टूटा था, अब भी टूटा है और लगातार हमने उसको पूरा दुरुस्त कराया। लेकिन क्या है कि वो कच्ची मिट्टी से था तो बह जाता था। तो ऐसा नहीं है कि उसका हमें एक एक चीज़ की जानकारी है। जब हम उसको पक्का बनाना चाह रहे थे तो हमारा गांव की जो ज़मीन थी उन्होंने कहा जी हम तो नहीं देंगे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम जो आई है, ये दोनों का जो पंप हाउस हैं उनकी कनेक्टिविटी की वजह से कभी कभी आती है, हमेशा नहीं आती। और आपको पता है कि जब बारिशों के दौरान तो ज़्यादा पीछे से भी पानी ज़्यादा मात्रा में आता है, वरना तो पहले 25 दिन का क्लोजर है, पानी बहुत कम आता था। तो इसमें कोई बात नहीं, ठीक बात कह रहे हो आप, उसमें नुकसान हुआ है कुछ किसानों का। कोई परमानेंट सॉल्यूशन है उसका लक्ष्मण? परमानेंट सॉल्यूशन उसका यही है कि हमने उसको पक्का कराने के लिए उसका प्रोजेक्ट चला गया है और उसको जल्दी ही, जब तक उसका पक्की दीवारें नहीं होंगी तब तक बड़े बड़े बांध भी, आपको पता है जब पानी का प्रेशर आता है तो वो हो जाते हैं। ये मिस हैपनिंग है और ये सीजन में कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती। और जो कह रहे हैं उनके तो खेत भी नहीं लगते। और जिनका हमने करा है वो सूरज भान वगैरह का बार बार मेरे पास फ़ोन आया था तो उसको हमने ठीक भी कराया था। अगला सवाल रितेश, लो लाइन एरिया है वो जी। अगला सवाल रितेश करेंगे। सर नमस्कार।
मेरा सवाल ये है कि आपने सभी विकास कार्य गिना रहे हैं, लगातार आप बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आप लगातार एक्टिव हैं, उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम की तस्वीरें आप लगातार पोस्ट करते रहते हैं। 29 जुलाई को भी आपने एक पोस्ट किया है कार्यक्रम को लेकर, उसमें लगातार लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके समर्थक, लेकिन उसमें एक सज्जन है जिन्होंने सवाल उठाया है। सवाल ये है कि बीजेपी के सभी नेता, सभी उम्मीदवार मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं, अपने विकास कार्यों के नाम पर वोट नहीं मांगते। ठीक और ये बात भी है। 10 साल के बाद, 10 साल तो आपकी सरकार रह गई, अब तो मोदी जी का पीछा छोड़िए। नहीं, देखिए, हमेशा मुखिया का ही नाम लिया जाता है। जी। एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें सब लोग काम करते हैं, और सब लोग काम करते हैं तो नाम तो मुखिया को ही जाता है। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात मतलब नहीं है। मुखिया- हम कोई दूसरे का तो नाम ले नहीं रहे, अपने का ही तो ले रहे हैं। मतलब इसमें दोनों- तो किसी को दोनों- तकलीफ होनी नहीं चाहिए। मतलब- और फिर जो आपका सवाल था, जो टीवी पर दिखा रहा था, उसका आपने जवाब दे दिया। मेरे को आप लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लगातार उद्घाटन करते हैं, और मैंने तो शुरुआत ही करी थी विकास की। आपने मुझे 1.5 मिनट में मेरा विकास पूरा हो नहीं जाता। तो बहुत लंबी लिस्ट है इसमें तो, क्योंकि क्या है कि हम लोग इतनी प्रैक्टिकल लंबी लिस्ट लोग के हैं। बावजूद भी मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगना पड़े दोबारा से 2024 में, तो जनता जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि फिर काम रह गया होगा, इस वजह से मोदी जी के नाम पर ही आगे बढ़ रहे हैं नहीं, लगातार। सब चीज़ों को मिला के ही मांगते हैं, ऐसा नहीं है। कहने को तो मैं कह रहा हूँ ना, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मोदी जी के काम जो हैं वो पूरी देश और दुनिया में दिख रहे हैं। और हमारी तो छोटी छोटी पॉकेटें हैं, विधानसभा छोटी पॉकेट होती है, तो उनके लोकल मुद्दे भी होते हैं, नेशनल मुद्दे भी होते हैं, दोनों पे ही वोट पड़ती हैं। और अगला सवाल जितेंद्र करना चाह रहे हैं। जी जितेंद्र। लक्ष्मण यादव जी, 2012 में हिसार रेवाड़ी जो रेल मार्ग है, वहाँ पर एक आरओबी बना था, रेल ओवर ब्रिज, लेकिन 2019 में जर्जर हालत की स्थिति की वजह से उसे बंद कर दिया गया। विधायक रहते हुए भी आप वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए गए थे, मगर अब तक उसका निर्माण जो है वो नहीं हो पाया है, बंद पड़ा हुआ है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, आप भी बीजेपी के विधायक हैं, आपके पार्टी के रेल मंत्री हैं केंद्र में, फिर भी जो है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। कब तक होगा निर्माण उसका? देखिए, अभी उसकी चर्चा आई थी पुल की, और वही वो पुल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। उस पर काम चालू है, लगातार उस पर जारी है, लेकिन आपको पता है कि पुलों के काम में समय तो लगता ही है। पिछली सरकार ने जो गलती कर दी थी, हम थोड़ी करना चाहेंगे, तो उसको ठीक से हो। और काम बंद उसका नहीं हुआ एक दिन भी। कुछ लोगों ने राजनीतिकरण ज़रूर किया था, उसमें थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन ऐसा कोई काम बंद उस पर हुआ नहीं है, लगातार वो चालू है। ये पुल हमने 13.5 करोड़ रुपए में अभी उस पर सारा काम लगभग चालू है, और आने वाले समय में जैसे मुझे विभाग ने जानकारी दी है कि हम जल्दी इसको 2-3 महीने में कंप्लीट कराएंगे। 2019 में उसे बंद किया गया, 2019 में ही आप विधायक भी चुने गए, लगभग 5 साल होने को है, लेकिन फिर भी कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। नहीं, 19 में बंद नहीं किया गया, बंद तो वो जाके आपको पता है कि 21 में हमने बंद करा जब टेस्टिंग रिपोर्ट आ गई थी। हैवी व्हीकल तो उससे पहले से ही बंद थे, हैवी व्हीकल उस पर नहीं चल रहे थे 2014 के बाद भी, और 15-16 में उसमें हैवी व्हीकल को बंद कर दिया था ताकि बड़ी मिस हैपनिंग ना हो जाए। और उसके बाद उस पर हल्का व्हीकल चल रहा था, बाकी हैवी व्हीकल को डाइवर्ट कर रखा था। परेशानी जब से ही चली आ रही है ये, लेकिन ये क्या है कि आपको पता है कि उसमें प्रक्रिया में समय तो लगता ही है। अब ये 2012 से, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 2012 से इस आरओबी पे चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 2012 में पुल तैयार होके इसका उद्घाटन कर दिया था कांग्रेस ने, और उसके ये बाद 2 साल के 2024 बाद ही जी 2 साल के बाद ही उसके जो बैरिंग होते थे, और उसका जो उसके नींव हिल गए। उसके जो क्या नाम है, लेयरें गिरने लग गई थी, तो उसकी वजह से फिर हमने उसके बाद एक टाइम और चला गया। मैं तो 19 में बन के आया हूँ, वो भी अक्टूबर-नवंबर में, और उसके बाद लगातार उस पर चल रही है। और आपने देखा भी होगा कि पुलों का टाइम तो इतना तो लगता ही है। और मेरे में तो विलम्ब ये रहा कि 2 साल कोविड था, किसान आंदोलन था, और उसमें काम किसी का भी नहीं हुआ। तो वो पीरियड को भी अगर आप 3 साल से निकालेंगे तो बहुत तेज़ी से उस पर काम शुरू हमने कर रखा है। ठीक है। अगला सवाल खुशबू करना चाहती हैं।
कोसली से सर आप विधायक हैं, सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिना रहे हैं, लेकिन एक कोसली बाईपास का जो मांग है वो बहुत पुराना मांग है। आप भी जोरदार तरीके से विधानसभा में उठाते हैं, लेकिन जो सरकार के कामकाज है क्या जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है या फिर सिर्फ कागज तक सीमित रह जाता है? नहीं, आपका सवाल अच्छा है। और 2015 में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस समय थे, उन्होंने बाईपास का डिक्लेरेशन करा था जी। वो घोषणा करके गए थे। लेकिन क्या हुआ कि 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बदल गया इस देश का। हम किसी किसान की 1 इंच भी ज़मीन उससे मर्जी के बिना नहीं ले सकते। तो उसमें भूमि ना मिलने की वजह से निरंतर, मैं भी सदन में निरंतर बोलता रहा हूँ, और मैं तो इलाके की आवाज़ कम से कम 40 बार जी। सदन में, पहली बार ऐसा हुआ होगा, 40 बार इलाके की आवाज़ बन के वहाँ बोला हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे उस प्लेटफॉर्म पर भेजा है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी आवाज़ वहाँ बुलंद करूँ। और लगातार, चाहे वो सांस्कृतिक मुद्दे थे, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे थे, चाहे विकास के मुद्दे थे, सब पे मैं बोल रहा हूँ। और कोसली बाईपास की अभी और बाईपास में पूरा बता देता हूँ क्या उसका है। जब 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून आया तो हम बिना किसान की मर्जी के नहीं ले सकते। किसान से पैसे की सेटलमेंट होने में समय लगा है निरंतर। फिर मैंने उसमें नहीं सेटल हो रहा था, उनकी डिमांड ज़्यादा थी, क्योंकि सरकार ज़्यादा तो सब जगह ही देना पड़ता है, एक जगह देंगी तो दूसरी जगह हमने उसको अलाइनमेंट चेंज करवाया। अलाइनमेंट चेंज कराने के बाद उससे ज़्यादा उधर वाले किसान मांगने लगे। वो 11.5 किलोमीटर का हमने एक सर्कुलर बनाने का सोच रहे थे, ताकि अच्छा कल कोसली का एक बन जाए सर्कल और अच्छी डेवलपमेंट हो जाए उसके साथ साथ। लेकिन वहाँ भी किसानों ने ज़मीन की असहमति जताई। कई किसान ने तो, कई गांव तो ये आए जी हम तो देना ही नहीं चाहते किसी कीमत पे, हमारे पास ज़मीन है ही कहाँ। तो हमने फिर दोबारा उसी फाइल को दोबारा उसको कराया, और आज उसमें ये प्रोग्रेस ज़रूर है। आज जो किसानों से हमारी सेटलमेंट 60 लाख रुपए की हुई थी, वो हमारे सीएम साहब ने मंजूर कर दी, उनके खाते में हम पैसे डलवा रहे हैं। तो ऐसा अब वो जाके स्टेज, क्योंकि आमने सामने वाले दोनों सेटल करेंगे तब कहीं ज़मीन होगी, और बिना ज़मीन का आपको पता बाईपास बन नहीं सकता। सेटलमेंट अभी मौखिक है सीएम की तरफ से या रिटर्न है? या रिटर्न है? रिटर्न है कि अब पैसा ट्रांसफर होगा और उसके बाद ज़मीन आपको मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग देख रहे हैं। हाँ, इसलिए रिटर्न है। इसलिए तो मैं जोर दे के पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि ये रिटर्न हो चुका है। ये रिटर्न हो चुका है। सीएम साहब ने फाइल को अप्रूवल कर दिया, और आने वाले 15 दिन में हम किसानों के खाते में उनके ज़मीन के पैसे डाल रहे हैं। ठीक है। और जब से उसका 64 लाख रुपए हमारा सैंक्शन पड़ा है। ठीक है। लेकिन ज़मीन ना होने की वजह से इतना डिले हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक अल्टरनेट रास्ता और बना रहा हूँ उसी के बीच से। उसका हमने शिलान्यास कर दिया, उस पर काम शुरू है। शिलान्यास तो मतलब जो है ना, पत्थर गाड़ अभियान, ये चुनाव के पहले खूब चलता है। इतने पत्थर गड़ जाते हैं कि 10-20 किलोमीटर की सड़क तो उन पत्थरों से ही बना लीजिए। नहीं, पत्थर गड़ नहीं जाते। पत्थरों को देखिए, जब तक कोई चीज़ फाइल से नहीं निकल के आती है, जब तक उसका बजट सैंक्शन नहीं होता, पत्थर कोई नहीं लगता। वो एक परंपरा सी बन गई कि अब पत्थर लग रहे हैं। भाई पत्थर तो जब लगेंगे जब फाइल कंप्लीट है, उसका पैसा आ गया। उससे पहले कौन पत्थर लगाएगा? लगे थे बहुत सारे 2014 के लगे होंगे, लगाने वालों लगाएंगे। मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता। कितने लगे थे पत्थर? मैं तो ऐसा नहीं कर सकता भाई। 2014 के पहले हुड्डा साहब जब आखिरी कार्यकाल में थे तो कितने पत्थर लगे थे आपको पता है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कितनी घोषणा की, बहुत सारी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि कई में आ गया कि फिजिबिलिटी टेस्ट में फेल हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया। टेक्निकल चीजें तो होती ही है, ठीक है, कोर्ट की बंदिश है, कहीं टेक्निकल। सड़कों का जब मसला चल रहा है तो वरुण एक सवाल सड़कों से जुड़ा ही आपसे करना चाहते हैं। विधायक जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने कल भी कुछ शिलान्यास किए हैं, 1100 करोड़ से ज़्यादा के काम आपने करा दिए हैं। ये शिलान्यास पत्थर रखने के बाद आपके काम पेंडिंग हैं, ये एक शिकायत है। पत्थर तो रखे जा रहे हैं, काम पूरे नहीं हो रहे हैं, चाहे वो नेहरूगढ़ की बात हो, चाहे साहतनगर की बात हो, कि सड़कों का काम पूरा नहीं हो रहा है, गढ़ी नंगल की बात हो। ये सड़कें टूटी पड़ी हैं, पूरी बनी नहीं हैं। आज मेरी बात हुई सुबह दहलावास गांव में, वो कह रहे हैं जी यहाँ सीवर का काम नहीं हुआ, पेंडिंग पड़ा है, बोला गया था कर देंगे, नहीं हुआ है। तो ऐसे तो ग्रामीण तक इस तरह की बात कर रहे हैं। आप पत्थर लगा रहे हैं, 1100 करोड़ वो काउंट हो रहे हैं, लेकिन काम कंप्लीट हो जाए, लोगों को उसका फ़ायदा मिले, तब वो काम है। नहीं, फ़ायदा जब भी मिलेगा, कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तभी उसका फ़ायदा मिलेगा, कंप्लीट होगी। और हम तो कंप्लीट फाइल करने के बाद ही पत्थर लगाते हैं। और आपको ताज्जुब होगा, 97 सड़कें
हमने गांव से गांव की कनेक्टिविटी के लिए तैयार कराई हैं, जिसमें से कुछ पे काम चल रहा है, बहुत सारी कंप्लीट भी हो गई है, कुछ पे टेंडर हो रहा है। तो 97 नई सड़कें गांव से गांव की कनेक्टिविटी जोड़ने का काम किया है। और आप मेरे हल्के में जाके देखो, 120 नई सड़क हमने तुड़वा के पीडब्ल्यूडी की और मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें उसमें काम चल रहा है। सर मैं और ज्यादातर कंप्लीट हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ ना, झाड़ोदा से कवाली जाने वाली जो सड़क है, कोसली से नठेड़ा जाने वाली जो सड़क है, कोसली से भड़ंगी से नठेड़ा तो अभी बनाई है हाँ, हमने। मुमताजपुर वाली जो सड़क है, खेड़ी दंगल वाला है, साहत नगर वाला है, लोग कह रहे हैं सड़कें टूटी पड़ी हैं। नहीं, कोई सड़क नहीं टूट रही, सब पे काम हो रहे हैं। काम हो रहा है, हाँ, काम हो भी रहे हैं, कंप्लीट भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ कभी आप जाके देखना, गांव के जो बीचों बीच जितनी भी सड़कें हैं ना, सफ़ेद पट्टी वाली मिलेंगी आपको, जो जीटी रोड पे सफ़ेद पट्टी लगाते हैं। कल मैं अपने कैमरे से खींच के लाया हूँ, मेरे साथ कैमरे वाला था, मैंने कहा यार इनकी फ़ोटो खींचना ज़रा, क्या पता मेरे से यही सवाल कर लें। तो मतलब जो बनवा दी सिर्फ उसकी खींची है, जो ना बनी सफ़ेद पट्टी बनने के बाद लगती है। हाँ, नहीं, आप ठीक तो है। अनुभवी आदमी हैं। ना टूटी हुई वाली की भी खिंचवाई कि नहीं खिंचवाई? नहीं, टूटी मेरे यहाँ है ही नहीं, खिंचवाएंगे कैसे? पक्का? टूटी है ही नहीं। मतलब ये सब लोग सुन रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं, सुन रहे हैं तो क्या है, मैं जवाब दे रही हूँ। कोसली के भी लोग सुन रहे हैं। हाँ, वो तो आप दिखाई रहे हो। तो एक और है, सुन लीजिए जरा। अनिल जी है, जानते ही होंगे आप, सुनिए जरा। से मांग कर रहे हैं। पालावास एक तहसील है, एक बड़ा बाजार है, और रतनतल से जो लिंक रास्ता है वो कच्चा, आज तक विधायक जी के कागज में बनवा दूँ, आज तो डेट लगी नहीं। कतौपरी से पालावास का कच्चा है, आशावास से पालावास का कच्चा है, पराजवास से पालावास का कच्चा है। मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ। और जाटूशाड़ा में इस भाजपा सरकार ने 2014 में गर्ल कॉलेज के लिए बोला था, आज तक उस स्कूल में बच्चियाँ पढ़ती, ईंट तो लगी नहीं है गर्ल कॉलेज के नाम पर। और लक्ष्मण जी विधायक जी तो कविता गाते हैं, उनको तो फिल्म इंडस्ट्री में देना चाहिए। घोषणाएं तो करते हैं 11 लाख की, 15 लाख की गाँवों में, लेकिन पंचायत को पैसा मिलता नहीं। ये देखिए क्या कह रहे हैं। वो तो मैंने बताया ना, अपोजिशन वाले तो लाछन लगाए जैसे उन्होंने कॉलेज की बात करी है। ये कह रहा है ईंट नहीं लगी, उस पर काम चल रहा है। पहली बात तो यही झूठी है, उस पर काम चल रहा है। 32 करोड़ रुपए से हमने उस बिल्डिंग को शुरुआत करा रखी है। और वो ठीक है, बिल्डिंगों में समय तो लगता ही है, ऐसा तो है नहीं कि खुल जा सिम 1 मिनट में बन जाएगी। आज उस पर 32 करोड़ का काम चल रहा है। इसने अपने गांव की कही, पालावास से और रतनथल की बात कही, उसका हमने टेंडर लगवा दिया। 31 तारीख को टेंडर उसका लग गया। जितने सवाल कर रहा हूँ आप कह रहे हैं उस पे काम नहीं, चल वो रहा है, कमी बताएंगे, उसी का तो मैंने जवाब देना है। मतलब शिलान्यास कर दिया, अगर ये इतना बढ़िया होता तो जो कर दिया वो बताता ना, वो सामने लाता। जिसका सवाल कर रहा है उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। अब मैं बाहर का जवाब कैसे दे दूंगा? सवाल तो उसका ये है। हाँ, तो दोनों का मैं कह रहा हूँ काम हो रहे हैं। ठीक है रितेश, अब इसकी आंख बंद हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ना आंख और खोलना। कविता गाना हाँ। और गाना कोई बुरी बात थोड़ी है। ना अच्छी बात है। हाँ, तो इसको समझाओ, अच्छी बात है। और अभी आखिरी में आपसे उसी से अंत करेंगे। हाँ, फिर उसको भेज देना। हाँ, उनको भेज, देख भी रहे होंगे इस वक्त। रितेश अगला सवाल करना चाहते हैं। सर, कोसली नर्सिंग कॉलेज का मुद्दा बड़ा गरमाया रहता है, सड़क से लेकर विधानसभा में, सदन में भी इस पर खूब शोर होता है। आप लगातार इस बात को उठाते भी रहे हैं, लेकिन जब से ये बनना शुरू हुआ है तब से बना ही जा रहा है। आपने फरवरी में ही, इसी साल फरवरी में जानकारी दी थी बजट सत्र के दौरान कि इसको पिछले साल मार्च में ही बन जाना था, और अब ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग बन के तैयार हो चुका है। सवाल ये कि उद्घाटन नर्सिंग कॉलेज, कोसली नर्सिंग कॉलेज की बात मैं कर रहा हूं, ये जब से शुरू है बनता ही जा रहा है, कंप्लीट नहीं हो पाया, शुरू कब से होगा? नर्सिंग कॉलेज हमारा स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ था तो 5.5 करोड़ रुपए से उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज उसमें 32 करोड़ रुपए लग चुके हैं। अभी उसका एक रास्ता पेंडिंग है, जो क्योंकि दूर बना है तो रास्ते के लिए उसकी भी फाइल लगी हुई है। वो जब बजट पास हो जाएगा तो वो रास्ता भी हम बनवाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, समय लगा है उसमें। भाई 4.5 साल तो जब ये अनाउंसमेंट हुई, मेरे से पहले विधायक रहे, उनका भी टाइम था, लेकिन वो काम अब शुरू हो रहा है। वो फिनिशिंग वर्क पे है, कुछ बिजली की उसमें फिटिंग रह रही है जो बिल्डिंग में, कुछ उसकी गलती ये होगी कि डिपार्टमेंट ने उसकी CLU तक भी नहीं ली। अच्छा, जबकि बिना CLU के भी वो बिल्डिंग खड़ी हो गई।
तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो हैं और मैंने निरंतर सदन में उठाया है, और मैं पहला विधायक हूं जो आज तक किसी भी सदन से एब्सेंट नहीं रहा। मैं उस क्लास में रेगुलर रहा हूं। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको लगातार 4.5 साल सदन चला है तो उसमें एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहा, 1 घंटे के लिए भी एब्सेंट नहीं रहा, क्योंकि जहां जनता ने मेरे को भेजा है, मेरा सबसे बड़ा प्लेटफार्म मेरा मंदिर वो है, मैं उसी में आवाज़ सरकार के तक पहुंचाता हूं। वैसे भी निरंतर लगातार जारी रहती हैं ये चीज़ें, तो विलंब तो हुआ है, मैं एग्रीड। शुरू कब से हो जाएगा सर, ये और बता दें। शुरू तो फिनिशिंग वर्क पे है, वो फिनिशिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे अगले 5 साल में, 3 साल में, नहीं, 2 मैं साल ऐसे कुछ में? कह नहीं सकता, देखिए क्योंकि जो उसका मेरे CLU वाला काम हो गया जो क्या? मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसको आपको कमिटमेंट करूं। CLU वाला काम हो गया उसका कि अभी भी वो पेंडिंग में ही? नहीं, CLU अभी पेंडिंग है। अभी भी CLU पेंडिंग है जी। मतलब हरियाणा सरकार में बिना CLU का एक नर्सिंग कॉलेज बन गया, सरकारी खर्चे पे बन गया, सरकारी पैसे पे बन गया, सरकारी अधिकारियों ने, नेताओं ने सब चंडीगढ़ से कोसली तक हो गया, CLU नहीं हुआ। हाँ, आपने अच्छा मसाला मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन उस पर देखिए काम कभी नहीं रुका, कंटिन्यू जारी है। तो फिर तो CLU की जरूरत क्या, 2-4 काम और करवा दीजिए बिना CLU का। CLU एक और मिस्टेक है। किसान से लैंड लेने की भी जरूरत नहीं है, उस पे सड़क बनवा दीजिए, बाद में होता रहेगा। नहीं, किसान कैसे अधिग्रहण और ये किसान सब का तो एक कानून प्रक्रिया है, ऐसे तो कोई धंगा मस्ती की सरकार थोड़ी है। लेकिन ये तो क्लासिक एग्जाम्पल है कि बिना CLU का हरियाणा सरकार ने नर्सिंग होम बनवा दिया। सरकार ने बनवाया ना? हाँ, सरकार ने बनवाया, सरकारी नर्सिंग कॉलेज है। सरकारी नर्सिंग कॉलेज बिना CLU का बन गया जी। ये तो मतलब अच्छी स्टोरी दे करके जा रहे हैं आप। नहीं, मैं नहीं, आप ढूंढ रहे हैं, मैं दे के नहीं जा रहा। ठीक है, ये मतलब सोचिए हरियाणा सरकार, और ये कितने साल से चल रहा है काम इस पे सर? इस पे 4 साल से काम चल रहा है। 4 साल से अभी बिल्डिंग चल रही है उस पे। हाँ, लेकिन 4 साल। उसकी कार्य योजना ये सब तो पहले बन गई होगी ना। 4 साल से तो जमीन पर काम शुरू हुआ होगा। हाँ, या उसके पहले? नहीं, 4 साल से जमीन पे काम शुरू हुआ है। तो ये आपके टेन्योर में ये सब हो रहा है? बिल्कुल। तो आपने ये बताया वहाँ चंडीगढ़ में हुक्मरानों बताया, को? जब तो मुझे पता है। आपने बताया कि बिना CLU का काम चल रहा है? नहीं, बिना CLU के वो तो जब तो क्लासों में लेट हो रही हैं, अब उसकी फाइल चल रही है, हाँ। जल्दी उसकी CLU हो जाएगी। अच्छा, मतलब कोई आम आदमी बिना CLU का कुछ कर दे तो आप उसको ED भेज करके तिहाड़ भेजने में सेकंड नहीं लगाएंगे? कुछ बारीकी से चीजें देखिए, डिपार्टमेंट की जिम्मेवारियां होती हैं, मतलब और ये तो, उन ये डिपार्टमेंट मतलब की जिम्मेवारियां होती है, कोई ये विधायक का ही है। बिना CLU का की बिल्डिंग खड़ा कर देना, आपको लग रहा है ये बारीकी, मतलब बारीकी है, फाइलों में थोड़ी विधायक जाके बैठता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मैं तो है। इसीलिए ये पूछ अधिकारी रहा हूं। लगा के इसलिए रखे, हमने इसीलिए तो लगा रखे कि वो काम करें। तो ये कौन कौन से ऐसे अधिकारी, कौन जब कौन बजट पास होता है, सारी चीज पहले होनी चाहिए थी। हाँ। वो मेरे पहले से ही उसका बजट पास हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने ये चीजें फोकस करनी चाहिए थी। वो तो ठीक है, मेरा फोकस है काम पे, तो मैं एक एक बारीकी चीज में जा रहा हूं, तो मुझे पता चल रहा है कि बिना CLU का काम हो रहा है। तो कुछ ऐसा लगता है, कुछ नेक्सस भी है, वो कुछ हो ऐसा नेक्सस। नहीं, कोई षड्यंत्र, कोई षड्यंत्र नहीं है, गठजोड़, साफ स्पष्ट बात है। षड्यंत्र कोई कहाँ से? भ्रष्टाचार? बता तो दिया, साफ स्पष्ट है। मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी है। अब ये तो पता नहीं किससे जोड़ेंगे आप। चलिए ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया आपको। नहीं ठीक है, मैं भी समझ गया और पब्लिक भी समझ गई। हाँ, तो कोई नहीं, और वो आप तो जहाँ जो है वो है। और आप जहाँ कहना और- चाह रहे हैं, आप जो नाम नहीं ले रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, वो भी पब्लिक समझ गई। मैं तो इतना मैं बड़ा ठीक समझ रहा हूँ? मतलब जो आप कह रहे हैं या जो समझा रहे हैं वो मैं ठीक समझ रहा हूँ, नहीं समझ रहा हूँ? अब ये तो आप ही जाने, आपकी ठीक। बात। ठीक है, सिद्धार्थ अगला सवाल करना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा सरकार एक ऐसी भी बिल्डिंग नर्सिंग कॉलेज की बना रही है जिसमें CLU हुआ ही नहीं है अभी तक। बिल्डिंग खड़ी हो गई, फिनिशिंग का काम चल रहा है, लेकिन CLU नहीं हुआ भाई साहब। ये तो सरकार में बैठे हुए लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं, लक्ष्मण यादव जी खुल करके कह नहीं रहे, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट है या जो
रुक रुक करके कह रहे हैं, वो अपने आप में बहुत सारी कहानी खुद ब खुद कह रही है। बहरहाल सिद्धार्थ। विधायक जी, मेरा आपसे ये सवाल है, लोगों की मांग है विकास के लिए कोसली को नगरपालिका बनाया जाए, और ये मांग 1 दशक से भी पुरानी हो चुकी है, लेकिन आपके कार्यकाल में ये संभव नहीं हो पाया, ऐसा क्यों? ये ठीक बात है कि कोसली और काफी लंबे समय से ये चीज़ चल रही है। और कोसली भाकली गांव का जो वो है भिड़ंत कई बार हुई है इस मामले को लेके, कहीं हमारे नाम का पत्थर होना चाहिए, कहीं हमारे नाम का होना चाहिए। तो जिस दिन भी दोनों गांव सुलह कर लेंगे इसको, उसी दिन नगर पालिका घोषित हो जाएगी। और आपस में लोगों को लड़ाना ये हमारी फितरत में तो कम से कम नहीं है। कौन लड़वा रहा है फिर? और आपस में ही अपने अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों ही गांव चाह रहे हैं कि मेरे नाम से हो, मेरे नाम से। और ये आज से नहीं लड़ाई, ये 20, 25, 30 साल से है। मैं तो 4.5, पौने 5 साल से ही बना हूँ, लेकिन ये पुरानी लड़ाई है। एक बार तो आपस में दोनों गांव भिड़ गए थे, तो वो पत्थरों से और उनसे आपस में एक आध डेथ भी हो गई थी। तो बार बार इस बात का डर लगता है कि कोई मिस हैपनिंग ना हो, क्योंकि किसी का परिवार में कोई इस तरह की बात हो जाती है तो उसका फिर खामियाजा और कोई नहीं भुगत सकता। तो इसका मतलब अभी नगर पालिका ठंडे बस्ते में ही रहेगा? ठंडे बस्ते में नहीं है, नगर पालिका पूरी तरह से सरकार तैयार है। अभी राव साहब गए थे कोसली में और वो 5-5 लोगों की कमेटी दोनों गांवों की बना के आए थे। 11 मेंबर अलग से उसके, वो भी उसके साथ बैठेंगे। दोनों गांव का जिस दिन सुलह हो जाएगा उस दिन, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, उसी दिन नगर पालिका घोषित हो जाएगी। ठीक है, आपने रॉ साहब का जिक्र कर दिया, तो रॉ साहब के बिना तो अहिरवाल बेल्ट में कहानी पूरी होती नहीं है। ये जो अहिरवाल बेल्ट में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इधर इस इलाके में गुड़गांव, इधर जितने एमएलएज हैं, उनको सुना है कि मतलब 1 किलो की जगह 3-4 किलो बर्फ़ी ख़रीदना पड़ता है। 1 किलो रॉ साहब के यहाँ, पहले 1 किलो, फिर खट्टर साहब के यहाँ 1 किलो, कहीं और, हर जगह सबको मीठा 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 रखना पड़ता है। ये बोलते हैं कि जो वहाँ के एमएलएज हैं उनको इतनी परेशानी हो जाती है कि कहाँ कहाँ किसको किसको बैलेंस करें। देखिए, एक परिवार के लोग हैं, तीज त्योहारों की मिठाई तो सबको ही हक है, अधिकार है खाने का। और जब परिवार में है, कोई बाहर तो कोई बांट नहीं रहा, क्योंकि राव साहब भी हमारे परिवार के बड़े हिस्से हैं। और राव साहब इसमें भी कोई दो राय नहीं कि दक्षिणी हरियाणा के बड़े नेता हैं। तो इसमें मिठाई खाना खिलाना ये तो सौहार्द बढ़ाने की बात है। सौहार्द बढ़ाने के लिए वहाँ कहाँ कहाँ मिठाई बांटनी पड़ती है? जहाँ जिसका मन करे। जैसे बताया ना, जहाँ जिसका मन करे। तो मतलब आपके मिठाई वाले डिब्बे पे कहाँ कुरियर होता है? मेरा तो जितनी मेरी गुंजाइश है सबको ही खिलाता हूँ। सबको खिलाते हैं? हाँ, ताकि सब जगह मीठा मीठा रहे। सब जगह मीठा खट्टा तो अब आपको मैं खिला दूंगा, आपका क्या पता स्वभाव मीठा रहता है खट्टा रहता है। नहीं, मतलब फिर भी कहाँ कहाँ ये एक बड़ी उस इलाके में नेताओं की बड़ी मतलब क्या है कि बीपी बढ़ा रहता है, यहाँ काउंटर करें, वहाँ काउंटर करें, कहाँ करें, यहाँ बैलेंस करें, वहाँ पता नहीं क्यों बीपी बढ़ा रहता है। मेरा तो बढ़ता नहीं, मेरा नपवा लो। ये रॉ साहब बीपी बढ़ता है। रॉ साहब को राज्य मंत्री बनाया गया केंद्र में, उसको लेकर के क्या है आपका ओपिनियन? देखिए, जनता की तो भावनाएं राव साहब से जुड़ी हैं और वो चाहते थे कि भाई केंद्र में कैबिनेट रैंक मिले। आप क्या चाहते थे? मैं उसी जनता का हिस्सा हूँ, मैं कोई जनता से बाहर से आया हूँ। उस इलाके में रॉ साहब या विदाउट रॉ साहब, कोसली की बात कर ले अगर, तो किसी के लिए रॉ साहब या विदाउट रॉ साहब? देखिए, हर चुनाव के अलग अलग सिनेरियो होते हैं, हर चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं, हर चुनाव की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सबके बिना तो काम ही नहीं चलता। चुनाव में तो जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, जब भी आपको पता है कि
लोग आशीर्वाद देते हैं। ज़्यादा बर्तन आने से टकराव भी, टन टुन। जब ज़्यादा राशन कार्ड में नाम होंगे तो बर्तन भी खरीदने पड़ेंगे, और फिर बर्तन टकराते भी हैं। वो सुविधा के अनुसार है। सुविधा के अनुसार मतलब जब ज़्यादा बर्तन होंगे तो छोटे मोटी तो होती ही आवाज़ तो। लेकिन मैंने कई जगह सत्संगों में देखा है कि जैसे मैं उस पर ओम शांति में जाता हूँ, वहाँ 10,000 5,000 लोग रोज सुबह शाम खाना खाते हैं, वहाँ आवाज़ नहीं आती। अच्छा, हाँ, तो एक इस तरह का अगर संस्कार है तो नहीं आती आवाज़। ठीक है। आप 2004 में बीजेपी में आ गए, 2009 2014 कोशिश आपने बहुत करी, टिकट मिल नहीं पाया, तो 2019 में जो टिकट मिला वो कहाँ की मिठाई का ज़्यादा असर रहा? देखिए, मैं आपने जैसे कहा कि इससे पहले युवा मोर्चा का अध्यक्ष था INLD का, और 96 से लगातार राजनीतिक क्षेत्र में रहा। उस समय घुंघरालू बाल थे, आपकी मेरी तरह उड़े नहीं थे। और आपने ये भी देखा होगा कि जब मैं 26 फरवरी 2004 को भारतीय जनता पार्टी मैंने इनेलो छोड़ के ज्वाइन किया था, और जब से निरंतर एक कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लालसा नहीं थी, लेकिन ये था कि विचार की लड़ाई थी तो हम उसमें आ गए, क्योंकि हरियाणा की स्थिति उस समय आपने देखी भी होगी। तो जब आए तो ठीक कार्यकर्ता में उभरते हुए थे, और उन्होंने 2005 में मेरे को सालावास विधानसभा पार्टी को बहुत समय लग गया, 2009 2014 वो परख नहीं पाए कि में मेरे को टिकट दी थी, मैं चुनाव लड़ा था। एक कोहिनूर जो है वो कोसली में छुपा हुआ है। 2019 में एहसास हुआ बीजेपी को कि लक्ष्मण यादव नाम का एक कोहिनूर है यहाँ। वो उस कोहिनूर को किसने पहचाना, सवाल ये है ना समझना। हर माँ के लिए हर बेटा कोहिनूर ही होता है, वो कैसा ही है, लेकिन माँ तो अपने बेटे को कोहिनूर ही समझती है। किसने इस कोहिनूर को पहचाना 2019 संगठन ने पहचाना। रॉ इंद्रजीत सिंह संगठन में सब हैं, तो कोहिनूर की चमक बनी हुई है ना, क्योंकि 2019 में आपके पहले कोई और MLA, फिर उनका टिकट कटा, देखिए आपको टिकट मिला। 2005 अब मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 2024 में, अभी मैं हाल फिलहाल में कोसली गया हुआ था, तो मैंने देखा कि मतलब कोसली के इस छोर से उस छोर तक जाते जाते कम से कम 5-7 लोग, कुछ चंडीगढ़ CM आवास में जिनको देखा था वो भी मिल गए, चाय के दुकान पर चाय पे चर्चा करते हुए, कुछ उधर मिल गए, मतलब बाजार क्रॉस करते करते 5-7 लोग मिल गए। हमने सबसे उनका पूछा कि सब परिवार सब राजी खुशी, बोले जी हाँ जी 2024 की तैयारी है। चाहे वो अब अभिमन्यु यादव जो कि नायब सैनिक OSD थे, और वहाँ खट्टर साहब के खासम खास थे, ये सब के सब मिले बाजार में, सब घूम रहे हैं वहाँ। देखिए, प्रजातंत्र में सबका अधिकार है टिकट मांगने का, और सब लोग मांग रहे हैं। फैसला तो संगठन ने करना है, किसको टिकट देते हैं किसको। कई बार चर्चा आ जाती है कि रॉ इंद्रजीत सिंह की बेटी जो हैं वो बादशाहपुर, अटेली, फिर कोसली भी नाम आ जाता है। देखिए, हम संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं, और आपने देखा कि उस समय स्थिति थी भी नहीं जब हमने ज्वाइन करा था, और 2005 में पार्टी ने टिकट दी, हम चुनाव लड़ लिए। उसके बाद जिलाध्यक्ष रहे, प्रदेश में टीम में रहे, किसान मोर्चा में रहे, फिर 9 में टिकट नहीं दिया है तो नहीं लड़े, संगठन का काम करते रहे। 14 में भी टिकट नहीं दिया तो नहीं लड़े, संगठन का काम करते रहे। और 19 में उन्होंने टिकट दिया संगठन ने तो चुनाव लड़ लिया। 2005 और 2014 हो जाए, 2024 में टिकट नहीं दिया, तब फिर क्या करेंगे? देना तो संगठन का काम है ये। अब मान ली नहीं दिया, तब क्या करेंगे? मैंने अपने बता तो दिया इतिहास, जब अब मैंने क्या किया था, जो अब करूंगा, तो ये संगठन ने देखना। मतलब जो इसको टिकट मिलेगा उसकी मदद करेंगे ना, मतलब निश्चित तौर पे पार्टी की मदद करेंगे, अच्छे से पार्टी की मदद करेंगे, अच्छे से। अच्छा बुरा क्या होता है, मदद तो अच्छे से मदद करना, अच्छे से ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। संगठन के आदमी, हम कोई बाहर से ले आए हुए थोड़ी है। चलिए ठीक है। तो अभी जो वो कह रहे थे कि आप गाना गाना और ये करना कोई बुरी बात थोड़ी है, एकदम बुरी बात नहीं है।
लेकिन और- चलो मैं तो उसका धन्यवाद करता हूँ, कोई बात तो उसको अच्छी लगी अपोजिशन वाले को। हाँ, तो नहीं ये भी नहीं लगती तो तो मैं क्या आप कर लेता। उनको भी अच्छी लगी और हमें भी अच्छी लगती है, तो अंत जो है आपसे ही, जो आपका मनपसंद हो। कहते हैं अंत भला तो सब भला। मैं बाथरूम सिंगर हूँ, अरे तो इसलिए इसको आप बाथरूम ना समझते हुए आप सिंग कर दीजिए। मैं प्रयास करता हूँ 2 अरे लाइन का। एकदम स्वागत है। फिर मेरे पास तो हुनर बहुत है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने सदन में कोशिश की थी जब राज्य गीत बन रहा था। अच्छा। और हरियाणा प्रदेश का राज्य गीत का मुझे अध्यक्ष बना रखा है और हमारा लगभग वो गीत तैयार है जी। तो उस समय सदन में लोग उठ के कह रहे थे कि ये नहीं जुड़ा, ये नहीं रह गया, मेरा क्षेत्र रह गया, उसका क्षेत्र रह गया। तो मैंने भी, हमारा भी दक्षिणी हरियाणा सैन्य इतिहास है और उसी को ही हमने कहा कि भाई किसी ने एक फिल्म का कोई गाना था बहुत अच्छा, मुझे लगा मेरे जहन में हमेशा रहता है और उसी की मैं 2 लाइन आपके सामने। प्लीज, स्वागत। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हम ने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, मैं पूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। इतने से ही भाव मेरे समझ में आ गए होंगे। बहुत 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 और बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण यादव जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत मेरा बहुत प्रणाम। शुक्रिया। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे कोसली से एमएलए जो बीजेपी से हैं, लक्ष्मण यादव। बाकी हमारा काम तो पूछना है, आपका काम समझना है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, चाहे नेता को जनता या वोटर्स जो हैं वो जुलूस निकालने का मौका दें रिजल्ट के बाद, या नेता का रिजल्ट के बाद या पहले जुलूस निकाल दें, तय आपको करना है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज के लिए बस इतना ही। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और एमएलए जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।